नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम अलंकार पढ़ रहे हैं, अलंकार के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद में हम अनुप्रास अलंकार का भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के अनुसार लिख रखा है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम परिभाषा भी लिख दिया करो, उदाहरण भी समझा दिया करो, तो सारी चीजें मैं व्यवस्थित रखती हूँ, सिर्फ समझाना है। जिस काव्य में कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, कानों को मधुर लगने वाले, अच्छे लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, अथवा एक ही उच्चारण स्थान से वर्णों का प्रयोग होता है। एक ही उच्चारण स्थान से सॉरी यहाँ ये रह गया था, से उच्चारित होने वाले, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले, ये मैंने लिखना मैं भूल गई, होने वाले वर्णों का प्रयोग हो, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण होने चाहिए या तो उस काव्य में, या फिर माधुर्य वर्ण होना चाहिए। अब कानों को मधुर लगने वाले, कानों को मधुर कौन लगता है? जो तय वर्ग है उसको माधुर्य व्यंजन कहा जाता है, माधुर्य वर्ग कहा जाता है तय वर्ग को। ठीक है, तो जो तय वर्ग है ये माधुर्य वर्ग है। यहाँ मैंने सुविधा के अनुसार सारी चीजें लिख दी है। इन्हें माधुर्य व्यंजन कहा जाता है, तय वर्ग को माधुर्य व्यंजन कहते हैं। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, माधुर्य व्यंजन कहा जाता है तय वर्ग को, तय थ द ध न। ठीक है, अच्छा अभी हम इसको समझेंगे, पहले ऊपर का समझ लेते हैं। कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति तो तय वर्ग है। ठीक है, उसके बाद है या फिर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग हो। ठीक है, किसी कविता में या तो माधुर्य व्यंजन हो या फिर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाला वर्ण हो, यानी कि जितनी पूरी के पूरे में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण का प्रयोग किया गया हो। तो अब उच्चारण स्थान के हिसाब से ये मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझा पाऊं। ये वर्ग हैं, कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पय वर्ग। ये वर्ण लिखे हुए हैं। कै वर्ग में कै, ख, ग, घ, ङ आता है जो कंठ से उच्चारित होता है। चय वर्ग में चय, छ, ज, झ, या आता है जो तालु से उच्चारित होता है, और तालु से ही या और शा भी उच्चारित होता है। जैसे कि परिभाषा में लिखा हुआ है कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग होता है, तब वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसलिए मैंने इसके साथ साथ और जो अन्य वर्ण थे, अंतस्थ व्यंजन हो गया, उष्म व्यंजन हो गया, उनको भी मैंने सास के साथ लिख दिया है। यानी तालु से या और सा, बड़ा वाला सा का भी प्रयोग उच्चारण किया जाता है। किससे? तालु से। किसके साथ? चय वर्ग के साथ। टय वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये मूर्धा से उच्चारित होता है, और मूर्धा से ही रे और षटकोण वाला स भी उच्चारित होता है। यानी कि ये भी आपको, इनके साथ ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे छंद में, कविता में, काव्य में। उसके बाद है तय वर्ग। तय वर्ग में होता है तय, थ, द, ध, न, ये दांत से उच्चारित होता है। दांत ना हो तो तय वर्ग का उच्चारण नहीं हो पाएगा, और दांत से ही लय और छोटा वाला स का भी उच्चारण होता है। यानी कि यदि कोई कविता होगी, कोई छंद होगा, उसमें तय वर्ग का प्रयोग किया गया होगा, तो उसके साथ लय स भी आपको मिल जाएगा, जो दांत से ही उच्चारित होता है। उसके बाद पय वर्ग में प, फ, ब, भ, म है, 5 वर्ग वर्ण है जो कि ओठ से उच्चारित होते हैं, ओठ से, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये वर्ग आपने देख लिया कि कौन से स्थान से कौन सा वर्ग, कौन सा वर्ण उच्चारित होता है। तो जब आपको कोई छंद मिलेगा जिसमें कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा, तो उसमें जैसे कै वर्ग का है तो कै का ही रहेगा, इन्हें यही 5 रहेंगे, दूसरा नहीं रहेगा उसमें।
दूसरा रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो वर्ग के हिसाब से उसमें प्रयोग किया रहेगा। आइए देख लेते हैं उदाहरण हम। ये मैंने 2 उदाहरण ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दिया है। देखिए यहाँ पर, चंचल जल में झलक तुम्हारी जब से देखी तब से मेरा भाग्य मुझे अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पर च वर्ग का पहला वर्ण यहाँ है चंचल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर च वर्ग का तीसरा वर्ण है ज, च वर्ग का चौथा वर्ण है झ, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर भी है तीसरा है च वर्ग का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस छंद में कम से कम 5 जगह पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अब कानों को मधुर कैसे लगता है, देखिए, चंचल जल में झलक तुम्हारी जब से देखी, सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है ना, कि उनका प्रयोग किस प्रकार से किया गया है कि उसको सुनने में अच्छा लगता है। चंचल जल में झलक तुम्हारी जब से देखी तब से मेरा भाग्य मुझे अच्छा लगता है। मतलब कि यहाँ ये देखिए, यहाँ पर भी, यहाँ झय यहाँ भी है, चय वर्ग का ही है, चय आधा यहाँ लगा हुआ है, छय लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि इसमें चय वर्ग की ही बार बार आवृत्ति हो रही है, चय वर्ग की, चय छय जय झय या, यानी कि यही चारों इसमें बार बार आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे में, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, जो सुनने में मधुर लगते हैं, एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण हैं, इसलिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अब ये हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं, तुलसीदास सीदति निस्दिन देखत तुम्हरो निठुराई। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि देखिए यहाँ पर तुलसी लिखा हुआ है। अब जो तय है वो तय वर्ग का पहला वर्ण हो गया। लय और सय भी मैंने यहाँ पर बताया है, तय वर्ग के साथ ही लय और सय का उच्चारण होता है, यानी कि दांत से ही लय और सय का उच्चारण होता है, दांत के बिना लय और सय का उच्चारण नहीं होगा। तो परिभाषा में क्या है कि एक ही उच्चारण स्थान से प्रयोग होने वाले वर्ण होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर चूंकि तय वर्ग के साथ लय और छोटा वाला सय का भी उच्चारण होता है, तो यहाँ तय है, फिर उसके बाद लय है, फिर छोटा सय है, फिर तय का तीसरा वर्ण है, तय वर्ग का तीसरा वर्ण है द, ये यहाँ पर है, फिर सय है जो कि दांत से ही उच्चारित होता है, एक ही उच्चारण स्थान से ये सारे के सारे उच्चारित होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ छोटा सय है, ये भी दांत से ही उच्चारित होता है। द है तीसरा, तय वर्ग का तीसरा वर्ण है द, उसके बाद ये पहला है तय, यानी कि सारा का सारा आप देख रहे हैं ये तय का 5वां वर्ण है, त थ द ध न स द न, ये सारा का सारा किसके हैं, जो है ये यहाँ भी है, ठीक है। तो देखिए ये एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं, यानी कि त थ द ध न ल स। यहाँ देखिए त ल स द स सी स द त नि न स द न, ये सारे के सारे जो हैं दंत से ही उच्चारित होते हैं। छोटा स भी, लय भी और तय वर्ग तो उच्चारित होते ही हैं दांत से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले इसमें वर्णों का प्रयोग बार बार किया गया है, यानी कि यहाँ से लेकर के इस पूरे छंद में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक ही उच्चारण स्थान से प्रयोग होने वाले वर्ण जब छंद में प्रयोग किए जाते हैं तब उस छंद में, उस काव्य में श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये मैंने बताने की कोशिश की है, जो कि मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब इतनी मेहनत करके, इतने मतलब सरल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, तो
एक कमेंट जरूर करें। कमेंट क्या करना है, हमेशा ये नहीं होता कि कमेंट आप अच्छे के लिए करो। कमेंट इसलिए भी करना चाहिए कि कहाँ क्या कमी रह गई, या फिर और क्या बताना है, या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, या जो कुछ आपको पूछना हो। कोई ज़रूरी नहीं होती है कि आप अच्छा ही कमेंट करो कि बहुत बढ़िया पढ़ाया, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो जो आपके दिमाग में चल रहा हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, दूसरों को शेयर जरूर करें। मेरा पढ़ाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, आप लोगों के काम आना चाहिए। मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।